हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना 5वां सीरीज जो हमारा मॉडल पेपर डीडीयू यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ्स का हमारा चल रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसके बाद जो है कि मैथमेटिक्स का 6th सीरीज जो आएगा मॉडल पेपर का, जिसमें हम मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। और इस प्रकार से हमारा जो मॉडल पेपर है 1 से 100 क्वेश्चन का विथ डिटेल सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट में जो है कि पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे और उसमें हम क्वेश्चन को समझाएंगे नहीं, लेकिन उसका हिंट जो है कि पूरी तरीके से आपको मिल जाएगा। उसमें क्या करेंगे हम लोग कि पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो पीडीएफ होगा उस क्वेश्चन का वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा अच्छे तरीके से, आप उसे सॉल्व करिएगा और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके फिजिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, और 6th सीरीज में हम मैथमेटिक्स कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। और उसी के साथ कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियोज आता रहता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज, यानी कि जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ज होता है, पहली बात वो क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। यानी कि इसके पास अगर 1 मिनट, यानी कि इसके पास अगर Q1 चार्ज है तो चार्ज को सबसे पहले ऐड कर सकते हैं, Q1 प्लस Q2। दूसरी बात यह है कि चार्ज होता है क्वांटाइजेशन हो सकता है। चार्ज का क्वांटाइजेशन होने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी हमारा कहते सकते हैं सॉलिड स्फीयर है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ जो चार्ज होंगे, ठीक है, वो हमारा n टाइम्स ई होगा। यानी कि n टाइम्स ई का मतलब ये हो गया, या तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होगा या 6 इलेक्ट्रॉन या तो 7 इलेक्ट्रॉन या तो 100 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके पास हमेशा 1.5 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा नहीं। हमेशा वो क्या होगा, इंटीजर के फॉर्म में उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि अगर इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना होगा, या तो आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 101 होगा, 102 होगा, इसके फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे जो उसका चार्ज होगा। यानी कि Q यहाँ पे मान लेते हैं, अगर इस बॉडी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो कह सकते हैं कि इसके पास Q जो है कि 5e है। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, तो चार्ज हमेशा कंजर्वेटिव होता है। यानी कि अगर किसी भी बॉडी में चार्ज है तो न तो वो मतलब अगर वो कोई चार्ज है तो वो चार्ज कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। ये चार्ज क्या होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, या फिर दूसरे बॉडी से इस बॉडी में, यानी कि दूसरे बॉडी से इस बॉडी में चार्ज आ सकता है, लेकिन चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से कोई भी पूछ सकता है, अगर ऑप्शन कोई भी आपको दिखे तो उसको आप मार सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, यानी कि कोई भी रॉड है उस पर प्लस 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 इनफाइनाइट है, और हमें पता करना है आर डिस्टेंस पे एक रीजन है, जैसे मान लेते हैं यही रीजन है। तो अगर ये पता करना है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है इसका जो मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा वो होगा λ/2πε0r। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई चार्ज सीट है, यानी कि कोई प्लेट है इस प्रकार से, और इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उस बहुत सारे चार्ज है, मानिए कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इस मतलब इस चार्ज पे बहुत सारे हैं, और इसके कुछ डिस्टेंस पे मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे हमें पता करना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो वो होता है σ/2ε0। ठीक है, उसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा चार्ज सीट हो। ठीक है, यानी कि प्लेट पे चार्ज हो तब। लेकिन अगर रॉड पे या फिर किसी लीनियर पे चार्ज हो और आर डिस्टेंस पे पता करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, λ/2πε0r होता है। तो आइए देखते हैं 63 नंबर का क्वेश्चन।
63 नंबर में पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी कैपेसिटर है जो पैरेलल है, ठीक है, यानी कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों प्लेट जो है कि पैरेलल हैं, तो ये एक कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा। तो इसके ऊपर ये कह रहा है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो सी की वैल्यू होगी ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। डी जो है कि दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, और इसका जो एरिया है ये वाला ये ए है, और आपका एप्सिलॉन नॉट जो है आपका वो क्या है, ये इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू होती है कि 8.85 इंटू 10⁻12। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन। 64 नंबर में पूछ रहा है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज विद, यानी कि अगर कोई भी मेटल है, ठीक है, उसकी रेजिस्टिविटी जो है कि इंक्रीज होती है कब, यानी कि रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक डायरेक्शन में सही तरीके से, इस तरह से एक तरीके से कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो ना करे इधर उधर लगे होने, तो उसकी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी कि आपको पता होना चाहिए मेटल पहली बात क्या होता है, एक कंडक्टर होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एक डायरेक्शन में, उससे क्या होता है वो कंडक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर बात करें उसकी रेजिस्टिविटी की, अगर उसके रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दीजिए। तो क्या होगा, टेम्परेचर जब इस मेटल का इंक्रीज कर देंगे तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर उधर मोशन करने लगेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से करंट जो है कि हम लोगों का थोड़ा सा भी बनेगा नहीं मेटल के अंदर, इसलिए उसका रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इसका आंसर बी होगा। आइए देखते हैं 65 नंबर का क्वेश्चन। 65 नंबर में पूछ रहा है 65 नंबर में कि इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर व्हेन पार्टिकल केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड रेडियस आर, यानी कि अगर कोई भी हमारा मान लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या होगा, जो चार्ज होता है मैग्नेटिक फील्ड में जाते ही एक सर्कुलर मोशन करने लग जाता है। तो जो सर्कुलर मोशन जब चार्ज ऐसे करेगा, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो वही उसका रेडियस पूछ रहा है कि उस चार्ज का रेडियस क्या होगा, चार्ज का रेडियस नहीं, जो चार्ज जो सर्कुलर मोशन करेगा उसका रेडियस क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। और दूसरी बात, अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो करता है तो क्या होता है, उसके अंदर एक फोर्स लगता है QVB sin थीटा। और चूंकि आपको पता है कि वेलोसिटी जो चार्ज का मोशन हो रहा है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो V क्रॉस B जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो QVB लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम R निकालेंगे तो आएगा हमारा mv/QB। और पीछे की वीडियो में मुझसे एक गलती हो गई थी जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है QVB, जो कि गलत है। इसका जो सही होगा वो ये होगा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है QVB sin थीटा। यहाँ पे V जो है कि वेलोसिटी है, B जो है कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो वहाँ पे आप जाके थोड़ा सा ध्यान, मतलब इसको मैं आप क्लैरिफाई करने की कोशिश किया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा mv/QB, क्योंकि ये जो है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जिसकी वजह से मोशन कर रहा है और जो फोर्स की वजह से ही तो मोशन कर रहा है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे r जो आ जाएगा इसका रेडियस वो mv/QB आ जाएगा। आइए देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है कि विच सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कौन से सब्सटेंस जो है कि मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड है और कोई भी सब्सटेंस हमने क्या करा यहाँ पे हमने रखा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा रिपेल हो जाएगा, सॉरी जो सब्सटेंस होगा वो रिपेल हो जाएगा थोड़ा सा जब नज़दीक लाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन वैसे जाके ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रिपेल होने लगते हैं, दूर जाने लग जाते हैं, उसे वो जो सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसे आप याद रखिए। और जो रिपेल नहीं होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक। तो आइए देखते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे बताया हुआ है कि
यहाँ पे पूछा हुआ है कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन RMS करंट IRMS एंड मैक्सिमम करंट I0, यानी कि यहाँ पे I0 और IRMS के बीच में रिलेशन बताना है। तो RMS मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू होती है आप समझिए, जैसे मान लेते हैं कोई भी I0 जो है आपका करंट है, ठीक है, तो उसको क्या करें, IRMS मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। पहले क्या करें आप, इसका स्क्वायर करें, फिर क्या करें, मीन निकालें। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 2 से, और उसका क्या करा, रूट ले लें इसका, ठीक है। तो यही हो जाएगा IRMS। तो IRMS मतलब आई स्क्वायर जो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, ये तो आई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो जब I0 अपन अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, तो अंडर रूट 2 को डिवाइड करेंगे I0 से, यानी कि 1 से अगर अंडर रूट 2 को डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी हो जाएगी IRMS इज इक्वल टू 0.707 I0, यानी कि अंडर रूट 2 को 1 से डिवाइड जब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.707 I0। यहाँ पे I0 पहले से था ही, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये रिलेशन होता है, ये आपको याद भी होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। RMS मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। इसमें क्या करना होता है, पहले स्क्वायर करिए, फिर उसका मीन निकालिए, फिर रूट कर दीजिए, तो इतना वैल्यू आपका आ जाएगा। IRMS इज इक्वल टू 0.707 I0। तो आई थिंक आपने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा होगा। आइए देखते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है इन प्योर इंडक्टिव सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी कि अगर कोई भी इंडक्टर लगा हुआ है किसी भी सर्किट में, यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर किसी भी, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज दिया जा रहा है V वोल्टेज, और यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर जनरली इसे कहते हैं, ठीक है। तो यह कह रहा है कि फेज डिफरेंस क्या होगा। तो जब हम वोल्टेज इस सर्किट को देंगे V0 साइन ओमेगा टी, तो इसमें से जो करंट आएगा ना वो आएगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी कि यानी कि पाई बाई 2 का इसमें फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। ये जो पाई बाई 2 यहाँ पे इसे कहते हैं फेज डिफरेंस, इसलिए इसका आंसर आप लिख सकते हैं पाई बाई 2। और यहाँ पे अगर बात करें फेज डिफरेंस को अच्छे तरीके से समझाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं जरूर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि जैसे मान लीजिए इसको जब हमने क्या दिया, V0 साइन ओमेगा टी दिया वोल्टेज, तो इसमें जो करंट होगा वो पाई बाई 2, जैसे मान लेते हैं 2 सेकेंड के बाद इसमें करंट फ्लो का, 2 सेकेंड के बाद जैसे हमने दिया, हमने 0 सेकेंड पे वोल्टेज दिया V0 साइन ओमेगा टी, लेकिन जो इसमें करंट फ्लो किया 2 सेकंड के बाद किया, तो इसका जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो जाएगा 2 सेकंड। उसी प्रकार से इस सर्किट में हमने जब V0 साइन ओमेगा टी दिया, तो इसमें जो करंट की वैल्यू आई ना वो पाई बाई 2 टाइम्स बाद आई, ठीक है। इसका मतलब पाई बाई 2 टाइम्स बाद इसमें जो करंट आया है, इसलिए इसका जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा पाई बाई 2। आई थिंक आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा, ठीक है। वैसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी यहाँ पे। आइए देखते हैं 69 नंबर का क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द करेक्ट ऑप्शन ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला इज। तो आपने लेंस मेकर फार्मूला पहले से ही पढ़ के रखा हुआ है। सबसे पहले ये तो मिरर फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और ये आपका लेंस फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा लेंस मेकर फार्मूला का 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। और मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे म्यू क्या है, r1 क्या है, और यहाँ पे आपका r2 क्या है। तो अगर मान लेते हैं ये कोई भी लेंस बना हुआ है, ठीक है, तो इसका जो ये साइड होगा ना, इधर जब हम इस लेंस को इधर और जाके क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, यानी कि लाइन बनाएंगे, डैश करेंगे, तो यहाँ पे जो इसकी रेडियस होगी ये r1 हो जाएगा, और उस साइड ये इस साइड जो ये बना हुआ है, जो आपका ये इस साइड बना हुआ है, ये आपका r2 हो जाएगा। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस लेंस का ये म्यू है, और लेंस मेकर फार्मूला ये होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा हुआ है कि इन पीएन जंक्शन डायोड द बैरियर पोटेंशियल ऑफ जर्मेनियम इज, यानी कि पीएन जंक्शन में जो जर्मेनियम होता है उसका बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैरियर पोटेंशियल आखिरकार होता क्या है और पीएन जंक्शन क्या होता है। तो
जो हमें पता होना चाहिए, दो प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। इन दोनों को जब आप एक साथ मिक्स कर देते हैं तो पीएन जंक्शन बन जाता है और एक डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे होता है ये देखिए। अब जैसे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे होल है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इन होल के पास जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस होल के पास जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपके पास होल बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है कि इधर जाएगा होल में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनने लग जाएगा और यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जो आपस में क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेंगे, सॉरी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमने पहले से इसको वोल्टेज दिया हुआ है। चूंकि आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यानी कि यहाँ से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ छोटा सा एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, जो जिसकी वजह से पोटेंशियल जनरेट हो गया है, ठीक है। अब जब तक इस पोटेंशियल को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे जो है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई मतलब रुकावट बन गया है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करना चाहता है इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करना चाहता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, इस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। जिस और इस बैरियर की वैल्यू जो है कि अलग अलग होती है, अलग अलग मतलब एलिमेंट के लिए, जर्मेनियम के लिए अलग हो सकता है, सिलिकॉन के लिए अलग हो सकता है, ठीक है। तो जो जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट, यानी कि अगर इसको 0.3 वोल्ट अगर दे दिए तो करंट फ्लो होना इसमें शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाया हूँ आपको अच्छे तरीके से, और आप अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद जो है कि एक और वीडियो आएगा, जो है कि जिस वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का कवर करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक चैनल को क्या करें, लाइक करें, ठीक है, सॉरी जो वीडियो हम बना रहे हैं उसको लाइक करें, ठीक है। और तो बहुत कुछ नहीं कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।